अगला है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। मतलब जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए होते हैं, तो उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। और हर एक भाषा की कोई न कोई लिपि होती है। जैसे हिंदी, मराठी और संस्कृत, इनकी लिपि होती है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। मतलब हर एक भाषा की कोई न कोई लिपि होती है। अगला है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो व्याकरण की ज़रूरत होती है भाषा के लिए। और व्याकरण की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते, लिखते एवं समझते हैं, तो उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब व्याकरण एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का ज्ञान करते हैं। जब हम उस भाषा को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको पढ़ने के क्या नियम होने चाहिए, या हम उस भाषा को लिखते हैं तो उस भाषा को लिखने के क्या नियम होने चाहिए, या हम उस भाषा को बोलते हैं तो उसको बोलने के क्या नियम होने चाहिए। तो पढ़ने, लिखने, बोलने या समझने के लिए हम जिन नियमों का प्रयोग करते हैं, तो उन नियमों का ही जो एक पूरा रूप होता है उसी को हम व्याकरण कहते हैं। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इनमें से शब्द और पद को कहीं कहीं एक ही मान लिया जाता है। पहला है वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि भी है, और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और यह जो ध्वनि है वो वर्ण का मौखिक रूप है। यानी हम कोई वर्ण लिख रहे हैं तो उस वर्ण को मुंह से कैसे उच्चारण कर रहे हैं, तो उसी को ध्वनि कहते हैं। और जब ध्वनि को हम लिख देते हैं तो उसी लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब ध्वनि को जब लिख देते हैं तो वह वर्ण बन जाता है, और वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि बन जाते हैं। अब वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा है शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों को जब एक साथ मिलाते हैं और उनका सार्थक अर्थ निकलता हो तो वही शब्द कहलाते हैं। शब्द के भेद। शब्द को 3 भागों में बांटा है, यानी कि शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला है इतिहास या स्रोत के आधार पर। तो इनमें आते हैं तत्सम शब्द, विदेशज शब्द और तद्भव शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। इनमें आते हैं रूप शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है अर्थ के आधार पर। इनमें आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द और समश्रुति शब्द। तीसरा है पद। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पद का रूप ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, शब्द लिखते हैं लड़का, आम या जाता। तो ये क्या है? शब्द हैं। और जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का आम खाता है, तो यहाँ लड़का क्या है? एक नाम है। तो ये क्या हो गया? संज्ञा। इसको क्या मिल गई? एक पदवी मिल गई। तो ये क्या बन गया? पद मिल गया। और इस वाक्य में लड़का किस स्थान पर है, यानी इसका प्रयोग किस स्थान के लिए हो रहा है? तो कर्ता के लिए हो रहा है। तो इसको दूसरी पदवी क्या मिल गई? कर्ता की। तो इस तरह इसको इस वाक्य में इसको पद मिले हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। चौथा है वाक्य। अब हमने व्याकरण में 3 भेदों के बारे में पढ़ लिया है, वर्ण, शब्द और पद। तो इनमें जो शब्द होते हैं उनका अगर हम इनको जोड़ लेते हैं, यानी कि इनको हम जोड़ के पढ़ते हैं, जैसे जब हम कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वाक्य बन जाता है। जैसे मोहन घर को जाता है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जो मोहन नाम का व्यक्ति है वो घर को जा रहा है। तो इसका सार्थक अर्थ क्या निकला, यानी कि इसके पीछे से क्या अर्थ निकला कि मोहन नाम का व्यक्ति घर को जा रहा है। तो
जब दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर लिखते हैं और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वह वाक्य कहलाता है। और वाक्य क्या होता है? भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है।